नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था कि हम लोग करंट अफेयर की सीरीज कर रहे हैं और क्रैश कोर्स का करंट अफेयर का ये वीडियो नंबर सेकंड है। देखिए, टोटल हमको 10 मैगजीन करनी है। 10 मैगजीन का मतलब एक मैगजीन करने में अधिकतम 3 घंटे मुझे लगेंगे कंप्लीट। 3 घंटे मतलब ये टोटल 30 घंटे का करंट अफेयर का सीरीज होगा। अधिकतम बोल रहा हूँ, हालांकि ये 20-22 घंटे से ज़्यादा जाएगा नहीं। अब आप ये समझिए कि 20-22 घंटे को अगर आप अभी से करंट अफेयर को दे रहे हैं तो करंट अफेयर में से 40 में से 35 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लेंगे। देखिए, करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना है ये जानना महत्वपूर्ण है, कितना पढ़ना है। अनावश्यक चीजें पढ़ने से बचिए। तो देखिए, हम लोगों ने कल राष्ट्रीय किया था, आज आर्थिकी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कर लेंगे। जैसे ही एक मंथ की मैगजीन कंप्लीट होगी, उसका वीडियो सॉरी इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। और हम लोग करंट अफेयर की सीरीज कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स में। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9918579646 पर व्हाट्सएप करके ऐड हो सकते हैं और इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय विनियम व्यवस्था, इसके लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा विनियम व्यवस्था। देखिए, मुद्रा विनिमय क्या है कि जैसे क्या है कि सार्क के देश हैं, जैसे मान लीजिए कोई देश ए है, एक देश बी है, एक देश सी है और भारत एक देश है। तो भारत क्या करता है कि इनके साथ व्यापार करता है। तो जब इनके साथ व्यापार करते हैं तो इस व्यापार के बदले ये हमको रुपया देते हैं। देखिए, इनकी करेंसी हमारे यहाँ चलेगी नहीं, हमारी करेंसी इनके यहाँ चलेगी नहीं। इसलिए क्या होता है, डॉलर में व्यापार किया जाता है क्योंकि डॉलर एक सर्वमान्य मुद्रा है। तो देखिए, अब इसके लिए सार्क देशों ने क्या किया है, अपने अपने मुद्रा के मूल्य के बराबर जो है एक बेंचमार्क तय किया और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। देखिए, इसमें बाकी सब चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई पेपर नहीं आने वाला। बस ये है कि मतलब ये है कि अच्छा पूछा जाएगा पेपर में कि भारत सरकार ने मुद्रा विनिमय व्यवस्था किसके साथ लागू किया है। तो ऑप्शन में देखिए सार्क देश देगा, एक देश का नाम देगा। आपको यहाँ पे सार्क देशों का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इतने से आप इस प्रश्न करेंगे, बाकी आप पढ़िए ना पढ़िए कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिर देखिए जनवरी मार्च 2024 के लिए चालू खाता अधिशेष, ये खबर आपके लिए कोई मतलब की नहीं। इससे पेपर में आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आते हैं अगले प्रति की। आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 रिपोर्ट जारी की गई है 2024 में। देखिए, 24 जून 2024 को S&P ग्लोबल रेटिंग ने आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक का क्वार्टर 3 का रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में से बस आप केवल जान लीजिए कि बाकी कुछ नहीं, कि वित्त वर्ष 2024 मतलब 23-24 के भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान से शुरू करके 8.2% कर दिए गए, आने के चांसेस ना के बराबर हैं। हाँ देखिए, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा, इसलिए इस पर आप स्टार लगा दीजिए। देखिए, 21 जून 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से उत्पादन के लिए कृषि पर सांख्यिकीय रिपोर्ट 24 मतलब 2024 जारी की। देखिए, अब इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्व आते हैं। देखिए, भारत कृषि योग्य भूमि में विश्व पे दूसरे स्थान पर है। मतलब पूरी दुनिया में जो कृषि योग्य भूमि है, भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। अनाज उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। मूंगफली, फल, सब्जियां, गन्ना, चाय, जूट का भारत अग्रणी उत्पादक है। ठीक, दूध का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। अंडा उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे और मांस उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। ये आंकड़े याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए, ये सब आंकड़े आपको याद करने की कोशिश तो काट के बाहर फेंक दीजिए, ये नहीं पढ़ना आपको है। देखिए, जितना पढ़ना मैं आपको उतना बता रहा हूँ, उतना जरूर नोट कर लिया करिए। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, निश्चित रहिए आप लोग। देखिए, वर्ष 2023 22-23 में अनाज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे आगे रहा, जबकि फलों और सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है। मतलब अनाज उत्पादन में यूपी टॉप पर है, फल और सब्जियों के उत्पादन में वेस्ट बंगाल टॉप पर है। ठीक, अब ये सब आपके किसी काम का नहीं, हटा दीजिए यहाँ से। देखिए, मैगजीन को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप बिना काम के हटा दीजिए। ठीक, ये भी आपके काम के लिए हटा दीजिए। हाँ, ये चीज है कि 15-16 से 22-23 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन और जलीय कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। देखिए, आंध्र प्रदेश में जलीय कृषि एक्वाकल्चर जिसको बोलते हैं, जिसको एक्वा एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है। अब जान लेते हैं एनएसओ के बारे में। तो देखिए, एनएसओ की स्थापना 1950 में योजना मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के रूप में की गई थी। 1970 में इसका नाम बदलकर एनएसएसओ कर दिया गया था। 2019 में इसका नाम बदलकर फिर से एनएसओ कर दिया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई जैसे प्रमुख आंकड़ों को प्रकाशित करता है। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से आंकड़े एनएसओ जारी करता है, कौन से आंकड़े जारी नहीं करता है। तो देखिए, जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई जैसे आंकड़े जो है इसको जारी करने का काम एनएसओ करता है। अब देखिए अगला, एडीबी द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली हेतु 170 मिलियन डॉलर का ऋण। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक ने भारत को 170 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो देखिए, 19 जून 2024 को एशियाई विकास बैंक ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली से उन्नत करने के लिए भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। ठीक, अब देखिए, ये सब चीजें आप हटा दीजिए, ये आपके किसी काम का नहीं, यहाँ से कुछ नहीं आना जाना है।
बस आप ध्यान रखिएगा, एडीबी ने $170 मिलियन का स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कर्ज किसको दिया, ऑप्शन में आपको 30 दिए रहेंगे, याद रखिएगा। आप भारत लगाएंगे नहीं, इसलिए भारत वहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं, ठीक, जिसमें से 49 एशियाई क्षेत्र के हैं। तो देखिए, आपको लगेगा कि एशियन डेवलपमेंट में केवल एशियाई देश हैं, तो ऐसा नहीं है। एशियन डेवलपमेंट में एशिया के साथ साथ अन्य देश भी शामिल हैं। इसमें कुल 49 एशियाई देश हैं। वर्तमान में मासा सुसुंग अस्कावा जापान के इसके अध्यक्ष हैं, और उसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। तो ये यहाँ से खबर बनने की, मतलब प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, मैं करंट आपको जितना पढ़ा उतना पढ़ लीजिए, बहुत है। देखिए, राजस्थान में 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना। देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने राजस्थान के बीकानेर में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट द्वारा विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा परियोजना के लिए आंशिक वित्त पोषण के लिए $105 मिलियन देने की घोषणा की है। बाकी ये सब काट पीट के हटा दीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने क्या किया है कि राजस्थान में 550 मेगावाट क्षमता का जो ऊर्जा परियोजना है उसमें $105 मिलियन देने की घोषणा की है। बस इतना है। आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किस राज्य को जो है आंशिक वित्त पोषण देने का प्रयास किया है, तो उत्तर आपका राजस्थान होगा। ये मत सोचिएगा, इसको यूपी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। आईआईटी हैदराबाद और रेनेसास के मध्य 3 वर्ष समझौता। पहले तो जानिए रेनेसास क्या है। रेनेसास एक जापानी कंपनी है। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद और जापान के रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ने अति व्यापक स्तर पर एकीकरण, जिसको वीएलएसआई और एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टम में अनुसंधान और सहयोग के लिए 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो आपसे प्रश्न यहाँ बन सकता है कि आईआईटी हैदराबाद ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए या अनुसंधान के लिए समझौता किया है? तो जापान के रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन के साथ किया है। ठीक, अब इसका मामला क्या है? समझौते ज्ञापन का उद्देश्य भारत में एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करने के लिए प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना और रेनेसास को भारत में प्रतिभाशाली कर्मचारियों की भर्ती करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा और आपके काम की कोई चीजें इसमें नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही हमारा आर्थिकी का मामला खत्म। अब आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय पे। देखिए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन। पहली बात कि देखिए कब हुआ, तो 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली के अपुलिया में, इटली के कहाँ पर, अपुलिया में स्थित फसानो शहर में 50वां जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी मेजबानी किसने की? इटली ने की। यहाँ से एक खबर बन सकता है आपके लिए। पार्टिसिपेट किसने लिया इंडिया से? तो हमारे पीएम ने पार्टिसिपेट लिया। इसमें बात किस पे हुई? खाद्य सुरक्षा पर, पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं पर G7 में शुभारंभ किया गया, और इसमें वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए 2027 तक $600 बिलियन एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भारत को बुलाया गया था क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय हनक इससे मजबूत है। अब देखिए, G7 समूह के सदस्य हैं इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले इसमें रशिया था, पर रशिया इसमें बाहर हो गया। इसकी स्थापना 1975 में तेल संकट की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। तो यहाँ रखिएगा कि G7 कहाँ पे हुआ, तो G7 इटली में हुआ। कब हुआ? तो 13 से 15 जून के मध्य हुआ। इटली के किस शहर में हुआ? आप नाम उसका जान रहे हैं। और G7 के जो टोटल मेंबर कुल 7 मेंबर है, 1975 की स्थापना की गई थी। श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन तो देखिए किसने किया? 20 जून 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के कोलंबो में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। बाकी इसमें से कुछ मत पड़िएगा, ये कोई आपके काम की चीजें नहीं है, बस कितना रखिएगा, यही से प्रश्न बनना होगा तो बनेगा। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा पे थी। तो देखिए, पहला कब से कब तक थी? 21 से 22 जून 2024 को मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की। अब इस यात्रा में क्या क्या देखे? इस यात्रा हुई कहाँ? तो नई दिल्ली से हैदराबाद हाउस में हुई। इसमें कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अब क्या क्या थे? तो ब्लू इकोनॉमी, संयुक्त लघु उपग्रह परियोजना, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, सैन्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में क्या हुआ? तो समझौते हुए। इस बैठक में के दौरान भारत ने तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भी चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम भेजने पर सहमति जताई और रंगपुर में एक सहायक उच्चायुक्त खोलने की घोषणा की। देखिए, ये आपके काम किया। रंगपुर कहाँ पे? रंगपुर बांग्लादेश में। यहाँ पर क्या हो रहा है? भारत अपना एक उच्चायोग का कार्यालय खोल रहा है। देखिए, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब देखिए है कितना? 2022-23 में भारत ने $2 बिलियन का बांग्लादेश निर्यात हुआ। ये मेंस में लिखने काम आएगा आपके, प्री में इसका कोई महत्व नहीं है। देखिए, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक
19 जून 2024 को तीसरी भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक आयोजित की गई। अब देखिए इसमें क्या था, इसके 3 पिलर थे, समुद्री रक्षा, समुद्री सुरक्षा, समुद्री एवं पर्यावरण सहयोग, बहुपक्षीय सहभागिता के अंतर्गत हुई प्रगति की इसमें समीक्षा की गई। इसके दौरान इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग के लिए आपस में सहयोग की बात की गई। इसके अलावा इसमें और कोई काम की आपकी चीजें, बस इतना ही आपको पढ़ना है। हाँ, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति। 19 जून 2024 को माटामोला स्थित सिरिल रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण किया। अब देखिए, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा ने 400 सदस्यीय संसद में 283 वोट अर्जित किया, जबकि इकोनॉमिकल फ्रीडम फाइटर द्वारा जूलियस मालोमा को केवल 44 वोट मिले। देखिए, अब यहाँ पे आपसे प्रश्न जो बनने वाला है कि सिरिल रामाफोसा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं या अफ्रीकी गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन है, तो सिरिल रामाफोसा है। सिरिल रामाफोसा किस पार्टी से हैं, तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने जूलियस मालेमा को हराया। और आपके काम की कोई चीज नहीं है। हाँ, इसके पहले 2018 में सिरिल रामाफोसा पहली बार दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। दक्षिण अफ्रीका की देखिएगा टोटल 3 राजधानियां हैं। एक है प्रिटोरिया, जिसको एग्जीक्यूटिव, केपटाउन लेजिस्लेटिव और ब्लॉमफोंटेन ये नई राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की कुल 3 राजधानियां हैं। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है। ठीक, देखिए 18 जून 2024 को थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का थाईलैंड पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। इसके अलावा इसमें से और कोई पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ये सब कोई काम की चीज नहीं है। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 15 से 16 जून 2024 के मध्य स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए कहाँ किया गया, तो स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ पर, बर्गेनस्टॉक में किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध में शांति प्रक्रिया के आधार तैयार करना और न्यायपूर्ण स्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना। देखिए, इस सम्मेलन में रसिया को बुलाया नहीं गया था। इस सम्मेलन में लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। इस दौरान यूक्रेन से अनाज निर्यात, कैदियों की अदला बदली तथा मानवीय मुद्दों पर रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। मात्र भारत एक इकलौता ऐसा देश था जो इसमें पार्टिसिपेट किया। कहाँ से, दक्षिण एशियाई देशों से। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। देखिए, भारत ने पार्टिसिपेट जरूर किया, लेकिन जो यहाँ पर एक साइन ट्रीटी, उस ट्रीटी में भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट बन सकता है कि भारत ने पार्टिसिपेट किया तो कथन सही है, भारत ने हस्ताक्षर किया तो ये कथन गलत है। अब देखिए, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। तो 6 जून 2024 को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। देखिए, इन सदस्य देशों का कार्यकाल कितना होगा, 2 वर्ष का कार्यकाल होगा, जो 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। ये देश मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। देखिए, टोटल 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान है। 5 को दिनों P5 के रूप में जाना जाता है। ठीक, जिसमें शामिल कौन कौन है, अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस। देखिए, सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में है। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि वर्ष 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश शामिल हुए, कौन कौन देश शामिल हुए। इन देशों का नाम याद रखिएगा। आपको यहाँ पर कूट बना के प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे उसका, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ठीक, इनका कार्यकाल कब से है, 1 जनवरी 2025 से है। अगला, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। देखिए, 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन की शुरुआत की। अब यह है क्या, इसका नाम रखा गया बायो फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी या बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डियागो, कैलिफोर्निया में आयोजित बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन देश शामिल, आपसे ये प्रश्न पूछेगा। तो भारत है, साउथ कोरिया है, जापान है, अमेरिका है और यूरोपीय संघ है। तो यानी यूरोपीय संघ के सभी देश इसमें शामिल होंगे। बाकी इसमें से आपकी ये सब काम की कोई चीज नहीं है, काट के फेंक दीजिए बाहर। आइए अगले प्रश्न हैं। अमेरिका द्वारा मिनटैम 3rd ICBM का परीक्षण किया गया है क्या, कि 4 जून 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियार रहित मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM बोला जाता है, का परीक्षण किया। यानी एक पुनः प्रवेश वाहन से सुसज्जित इस मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के बेंडनबर्ग स्पेस फोर्स से किया गया। बाकी हटा देगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये पूछेगा
किस देश ने मिंट मैन थर्ड आईसीबीएम का परीक्षण किया? तो अमेरिका ने किया। ये खबर, इसको आप स्टार लगा लीजिए, पेपर पूछा जाएगा आपसे। क्लाउडिया सिनबामा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए जब कभी भी पहली महिला की बात आए, उस खबर को हमेशा नोट करके रखा कीजिए। जून 2024 में जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर 61 वर्षीय क्लाउडिया सिनबामा को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ठीक, पहले तो वो एक यहूदी नेता हैं। इनका कार्यकाल कब तक होगा? सिनबामा को 58% वोट मिले हैं। ठीक, क्लाउडिया सिनबामा ने 1 अक्टूबर 2024 को रूप में शपथ लेंगी। बाकी इसमें और काम की चीज़ नहीं है। और आप जानते हैं कि ये उत्तर अमेरिका के एक नीचे देश है, इसकी राजधानी क्या है? तो मैक्सिको सिटी है। अब देखिए अगला है अडानी पोर्ट द्वारा, ये हटा दीजिए, आपके किसी काम का नहीं है ये खबर। हाँ, तंजानिया एक हिंद महासागर के तट पर स्थित एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी क्या है? तो डोडोमा सिटी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। तंजानिया में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील टकानिका झील पाई जाती है। दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी। 30 मई 2024 को दक्षिण कोरिया ने अपनी एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का लॉन्च किया। तो कासा, आपसे पूछा जाए कासा स्पेस एजेंसी कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। और आपके काम की इसमें से कोई खबर नहीं हटा दीजिएगा। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की। क्योंकि भारत ने 28 जून 2024 को जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। देखिए 29 मई 2024 को भारत ने वर्ष 2003 में कोलंबो प्रक्रिया स्थापना के बाद पहली बार 24 से 26 के लिए इस समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है। कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। अब है क्या यहाँ पे? इसमें मूल देशों के लिए विदेशी रोजगार, संविदात्मक श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। भारत 2003 में इसका सदस्य बना था। बस इतना ही आपके इसमें काम की चीज़ है। तो देखिए इसी के साथ हम लोगों ने आर्थिकी भी आज खत्म कर लिया और हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय भी खत्म कर लिया। अब इसके बाद 1 और 2 लेक्चर और आएंगे और हमारा अगस्त वाली मैगजीन खत्म हो जाएगी। यानी अगस्त 2024 की क्रॉनिकल हमने कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। जैसे ही 1 मंथ की मैगजीन कंप्लीट होगी, उसका पीडीएफ ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको ये सीरीज अच्छी आ रही हो, देखिए इस सीरीज़ पर व्यूज़ मेरे बहुत कम आते हैं और ये वीडियो बनाने में मुझे मेहनत आता है, लेकिन आपसे मैंने वादा किया था कि क्रैश कोर्स के अंत में मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा। मैं बस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस पर 100, 125, 150 ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन आपसे वादा किया है, इसलिए 40 क्वेश्चनों में से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के सही कराने का जिम्मा जो मैंने लिया है, ये मैं करा के रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मेरे यानी चंचल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।